दलहन फसलों की बुआई देश के ज्यादातर हिस्सों में रिकॉर्ड बना रही है, जबकि कुछ राज्यों में बुआई पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन आंकड़ों के मुताबिक सबसे अच्छी बुआई राजस्थान में 5.63 लाख हेक्टेयर, मध्य प्रदेश में 2.10 लाख हेक्टेयर, कर्नाटक में 1.05 लाख हेक्टेयर, उत्तर प्रदेश में 0.37 लाख हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 0.19 लाख हेक्टेयर, उत्तराखंड में 0.10 लाख हेक्टेयर, तमिलनाडु में 0.06 लाख हेक्टेयर, गुजरात में 0.06 लाख हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ में 0.03 लाख हेक्टेयर, अरुणाचल प्रदेश में 0.02 लाख हेक्टेयर, बिहार में 0.02 लाख हेक्टेयर, ओडिशा में 0.01 लाख हेक्टेयर और जम्मू कश्मीर में 0.01 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में दलहन फसलों की बुआई हुई है। कुछ राज्यों में पिछले साल की अपेक्षा दलहन फसलों की बुआई कम हुई है। कम बुआई वाले राज्यों में तेलंगाना में 0.75 लाख हेक्टेयर, पश्चिम बंगाल में 0.12 लाख हेक्टेयर, हरियाणा में 0.07 लाख हेक्टेयर, पंजाब में 0.04 लाख हेक्टेयर, आंध्र प्रदेश में 0.04 लाख हेक्टेयर, हिमाचल प्रदेश में 0.03 लाख हेक्टेयर में दलहन फसलों की बुआई हुई है। सरकार ने प्याज निर्यात छूट को 3 महीने और बढ़ाकर इस साल 30 सितंबर तक कर दिया है। ये कदम महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश सहित अनेक जगहों के किसानों की समस्याओं को कम करने के मकसद से लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार के इस फैसले से न केवल किसानों को ही फायदा होगा, बल्कि व्यापारियों को भी इसका फायदा होगा। देखा जाए तो जून में ही प्याज निर्यात अनुदान योजना पूरी होने वाली थी, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री ने इसे अब जुलाई से सितंबर तक बढ़ा दिया है। यूरोपीय संघ का फैसला आने के बाद भारत से निर्यात होने वाले बासमती चावल पर अघोषित प्रतिबंध लगाए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसके फैसले से भारतीय बासमती निर्यातकों के साथ धान किसानों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ये फैसला 1 जनवरी 2018 से लागू हो जाएगा। यूरोपीय आयोग ने बासमती चावल के धान पर पाए जाने वाले फंगीसाइड की एक न्यूनतम मात्रा निर्धारित की है, जो बीमारी को रोकने में मदद करता है। भारतीय बासमती में इसकी मात्रा कम होती है और ये उस मानक को पूरा करने में असक्षम है, लेकिन पुराने मानकों के आधार पर भारतीय बासमती से किसी को ऐतराज नहीं है। देखा जाए तो भारतीय बासमती को अमेरिका, जापान, कनाडा जैसे देश काफी पसंद करते हैं। अगर बात करें भारत से होने वाले बासमती निर्यात की, तो यहाँ से यूरोपीय देशों के लिए सालाना करीब 1700 करोड़ रुपए का चावल निर्यात होता है। उद्यानिकी फसलों में खरीफ सीजन के लिए केला और पपीता को भी अब बीमा के दायरे में रखा गया है। इससे पहले उद्यानिकी के तहत खरीफ फसलों में टमाटर, बैंगन, अमरूद, मिर्च और अदरक को शामिल किया गया था। बीमा में उच्च और निम्न तापमान, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप और प्राकृतिक आपदा जैसे आंधी तूफान को रखा गया है। केले की बात की जाए तो बीमा की अवधि इस फल के लिए 15 जून 2017 से 30 जून 2018 तक यानी 1 साल के लिए है। वहीं पपीते की बीमा अवधि 15 फरवरी 2017 से 15 मई 2018 यानी 15 महीने तक रहेगी। एक और जहां तेज बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जी हां, देश में हर जगह बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिससे लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। इस राज्य के 209 तहसीलों में तेज बारिश दर्ज की गई है। इनमें से 63 तहसील ऐसी हैं जहां 1 इंच से 13 इंच तक बारिश हुई है। गुजरात के कई गांव में एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड की। यहाँ अक्सर बारिश के कारण भूस्खलन शुरू हो जाता है, जिससे आवाजाही के मार्ग बंद हो जाते हैं। इस बार भी इस राज्य में कुछ ऐसा ही हो रहा है। उधर राजस्थान में तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजस्थान में 2 दिन पहले जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, जालौर, पाली सहित कई शहरों में जोरदार बारिश हुई है। वहीं हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई है। इसके साथ ही बिहार के कई जिलों में भी झमाझम बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक रविंद्र विशेन ने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में पहुंच गया है। पिछले महीने की बात की जाए तो इस दौरान 191.9 मिलीमीटर तक बारिश हुई है, जो पिछले कई सालों की तुलना में काफी ज्यादा है। इससे पहले 2007 में दिल्ली में 150.9 मिलीमीटर बारिश हुई थी। देश में इस साल अब तक डेंगू के 18,770 मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए हैं। इस राज्य के 9,104 लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। केवल केरल ही नहीं, बल्कि केरल के साथ साथ तमिलनाडु के लोग भी इस बीमारी से परेशान हैं। ये राज्य केरल के बाद दूसरा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं। इस राज्य में 4,174 लोगों में बीमारी पाई गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो इन आंकड़ों के मुताबिक 2 जुलाई तक कर्नाटक में 1,945 मामले, गुजरात में 616 मामले, आंध्र प्रदेश में 606 मामले और पश्चिम बंगाल में 469 मामले दर्ज किए गए। दिल्ली में दर्ज डेंगू के मामलों का आंकड़ा करीब 100 तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी जानकारी ये है कि राज्य की सरकार ने लघु व सीमांत किसानों का कर्ज माफ किया है। लेकिन ये लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन किसानों का ऋण खाता आधार से लिंक हो। कर्ज माफी योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के ऋण माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने 1 से अधिक बैंक शाखाओं से 1-1 लाख तक का ऋण लिया हुआ है, उन किसानों का महज एक बैंक का ही ऋण योजना के दायरे में आएगा। कर्ज माफी की ये योजना 3 चरण में होगी। पहले चरण में उन किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा जिन्होंने अपने अकाउंट से आधार लिंक कर रखा है। दूसरे चरण में नॉन आधार वाले बैंक अकाउंट होल्डर्स को आधार लिंक करवाने के लिए नोटिस जारी होंगे। आधार लिंक के बाद ही कर्ज माफ होगा। तीसरे चरण में भूलेख में जिन किसानों का नाम और कर्ज की राशि दर्ज है, उनको योजना का लाभ मिलेगा। आज लोगों की आजीविका का माध्यम बन चुकी है पराली से पैदा होने वाली बिजली, जो पहले कभी आबो हवा में जहर घोलने व धुंध होने की वजह बनती थी। इससे 22,000 लोगों को अपना घर चलाने का मौका मिला है। बायोमास बिजली प्लांट से हर घंटे 1500 किलोवाट बिजली तैयार हो रही है। पहले साल इस प्रोजेक्ट के लिए 6,000 एकड़ फसल की पराली खेतों से मिली है। 2016 में 13,000 और इस साल 22,000 एकड़ फसल हुई है। ये किसानों के लिए एक नए रोजगार का अवसर लाया है तथा जमीन की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ी है। अब उत्तराखंड राज्य में भी केरल की बीज बॉल मॉडल तकनीक अपनाई जाएगी। इस मॉडल से जंगलों में पेड़ पौधे उगाए जाएंगे। इस तकनीक की बात करें तो इस तकनीक में गोबर और मिट्टी के गोले बनाकर उनके भीतर बीज रखकर इन्हें सुखा लिया जाता है। फिर बरसात से ठीक पहले ये गोले जंगलों में डाले जाते हैं। बीज गोबर मिट्टी के गोले के अंदर रहता है, तो इसे पक्षी, बंदर और अन्य जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। गोले के अंदर सुरक्षित बीज बरसात में अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। इस तकनीक की खास बात यह है कि इससे बीज को पूरी मात्रा में न्यूट्रिशन और नमी मिल जाती है, जिससे बीजों की ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती। वैसे ये राज्य जैव विविधता के लिए भी मशहूर है। अगर बात करें यहाँ के वन विभाग की, तो विभाग हर साल बरसात के सीजन में 1.5 करोड़ पौधों का रोपण करता है, लेकिन इसके बावजूद इसका वनावरण जो है वो 46% से आगे नहीं बढ़ पाया है। यहाँ की वनावरण की बात करें तो यहाँ 45.82% हिस्से में अति व मध्यम सघन व खुले वन हैं, जबकि 0.49% में झाड़ियाँ हैं और 53.69% नॉन फॉरेस्ट हैं।
उत्तर प्रदेश में आए दिन खेती को लेकर समस्याओं से जूझने वाले किसानों के लिए रावतपुर स्थित कृषि अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान यानी अटारी ने सीड बैंक तैयार किया है। राज्य के 13 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्रों में इसकी शुरुआत हो गई है। हर जिले में पहले चरण में 2 गांव के किसानों को सीड बैंक का लाभ मिलेगा, जिसका मकसद उनकी खेती को समृद्ध करना है। सीड बैंक में गेहूं, दाल, अरहर, उड़द और मूंग फसलों के बीज तैयार हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के किसानों को कृषि संबंधी अनेक समस्याओं के समाधान के लिए अब जिला मुख्यालय तक दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस जिले के किसानों के कृषि संबंधी समस्याओं का निराकरण अब फोन पर ही होगा। कृषि कार्यालय में एक किसान मितान केंद्र खोलकर टेलीफोन नंबर सार्वजनिक किया जाएगा। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर गौरव सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में किसान मितान केंद्र शुरू हो गया है। इसमें कृषकों को कृषि संबंधी तकनीक सलाह, शासकीय योजनाओं की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही किसानों की कृषि कार्य से संबंधित सभी तरह की समस्याओं का निदान किया जाएगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी BAU रांची ने अरहर की एक नई किस्म BAU PP 09-22 इजाद की है। इस किस्म को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि यह तकरीबन 30 क्विंटल का उत्पादन करेगी। इस किस्म से आम अरहर की तुलना में दुगना उत्पादन बढ़ेगा। इस प्रजाति को तैयार करने में 230 दिनों का समय लगेगा। इसकी एक खासियत ये भी है कि यह किस्म महज बीज डालकर छोड़ देने से किसानों को अच्छी पैदावार देने में सक्षम है। यह किस्म एक ऐसी किस्म है जिसमें किसानों को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ना ही किसी समस्या से जूझना पड़ेगा। किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए BAU जल्द ही इसे लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। अपने देश में भी खेती की नई तकनीकें अपना रंग दिखाने लगी हैं। बिना मिट्टी के फसल लेने की हाइड्रोपोनिक तकनीक भी अब देश के किसानों में लोकप्रिय होने लगी है। इस तकनीक से अपना फार्म हाउस चला रहे अजय नाइक का मानना है कि इसमें शुरुआती लागत भले ही ज्यादा आती हो, लेकिन समय बीतने के साथ इसमें मुनाफा ज्यादा होता है। हाइड्रोपोनिक फार्म को सेटअप करने के लिए जो इनिशियल कॉस्ट रहता है वो थोड़ा हाई रहता है। अगर आप हाइड्रोपोनिक सेटअप पॉली हाउस में करते हैं तो करीब आपका कॉस्ट आता है 560 रुपये पर स्क्वायर फीट सेटअप करने का। इसमें से मेजर जो जाएगा आपका वो NFT चैनल रहेगा, प्लम्बिंग सिस्टम रहेगा, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, वाटर पंप, ये सब वगैरह में जाएगा। अगर आप सेम सेटअप इंडोर में करते हैं जहाँ पे आप सनलाइट का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह पे आप LED लाइट्स यूज़ करेंगे और AC भी इंस्टॉल करेंगे टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए, तो इंडोर फार्म में आपका कॉस्ट और भी ज़्यादा रहता है, करीब 3500 स्क्वायर फीट आता है। और अगर आप बहुत ठंडे एरिया में कर रहे हैं तो आपको AC की जगह पे हीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जहाँ पे आपका कॉस्ट और कम हो जाएगा। हम लोग जो लेट्यूस ग्रो करते हैं वो 200 रुपये किलो में बिकता है, क्योंकि लेट्यूस हेल्दी रहता है। इसका मार्केट डिमांड काफ़ी बढ़ रहा है, बट प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स फार्म सेटअप कर रहे हैं तो आप लेट्यूस ग्रो करें, और आपका कॉस्ट कम करने के लिए आप जितना लार्ज स्केल में करेंगे उतना बेहतर होगा। क्योंकि लेट्यूस 200 रुपये पर केजी में बिकता है, तो आपका जो इनिशियल कॉस्ट होगा वो करीब 1.5 से 2 साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स में आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट रहता है वो काफ़ी हाई रहता है, इसीलिए ऐसे क्रॉप्स ग्रो करना अच्छा रहता है जिसकी सेलिंग प्राइस जो है काफ़ी हाई है। वो मेनली एक्जॉटिक वेजिटेबल्स होते हैं। आप हाइड्रोपोनिक्स के इस्तेमाल से बहुत सारे डिफरेंट टाइप के एक्जॉटिक वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि लेट्यूस हो गया, फिर बेल पेपर्स, चेरी टोमेटो, जुकीनी, सिलांत्रो, बेजल, ये सब वगैरह हम लोग ग्रो कर सकते हैं, जिसको सेल करके काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाया जा सकता है।